हेलो गाइज, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ BHU MSc फिजिक्स 2017 के जो पेपर है उसका टॉप 25 प्रॉब्लम। मतलब इनिशियल मैंने प्रॉब्लम 1 से प्रॉब्लम 25 तक सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको देखें। और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सोल्यूशन रॉन्ग है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो पेपर है मैंने डायरेक्ट फिजिक्स की साइट से उठाया हुआ है और उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला प्रॉब्लम कह रहा है इफ़ n एटम्स ऑफ ए गैस मिक्स्ड विद n एटम्स ऑफ द सेम गैस, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इज। देखिए, एक की पॉइंट आप याद रखे रहिए, यहाँ पे जो गैस है वो सेम है, ठीक है, और दोनों का जो अमाउंट है वो भी सेम है। n1 और n2 दोनों की वैल्यू n है, और सेम टाइम में मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी कोई भी चेंज नहीं होगी और चेंज इन एंट्रोपी आपकी जीरो आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो जीरो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रॉब्लम 2 क्या कर रहा है, द हीट इन्वॉल्व इन गोइंग रिवर्सिबली बिटवीन टू स्टेट कैन बी मेड इंटीग्रेबल व्हेन मल्टीप्लाई विथ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो चेंज इन हीट होती है, अगर हम डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालें, वो होती है एन सी बी डेल्टा टी, राइट। यहाँ पे एन क्या है और सी बी क्या है, दोनों किसी पर्टिकुलर गैस के लिए क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अगर हम इसमें 1/t का मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स अगर हम ये कर दें डेल्टा क्यू बाई टी कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। इसकी वैल्यू आएगी चेंज इन एंट्रोपी की। डेल्टा क्यू क्या होता है, टी डेल्टा एस होता है, यही होता है। तो यहाँ पे खैर, यहाँ पे अगर हम एक काम कर दें, आप कर दीजिए डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई टी आप कर देंगे तो सिंपली इक्वल हो जाएगा ये एन सी बी। वो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/t का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रॉब्लम 3 अच्छा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ओके, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 दिया हुआ है। फॉर 1 ग्राम पर मोल गैस गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दी हुई है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम डेल्टा एस निकालें, चेंज इन एंट्रोपी निकालें, तो वो होती है डेल्टा क्यू बाई टी। मैंने पहले ही बताया। ओके, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्लू हो जाएगा। तो नाउ डेल्टा क्यू की वैल्यू हम निकाल लें, तो डेल्टा क्यू का एक और फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो आप किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की बुक उठा के देख लीजिए। ये होगा था आपका एन आर टी एल एन वी एफ माइनस वी आई, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, डेल्टा क्यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे टी डेल्टा एस इज इक्वल टू सेम क्वांटिटी। ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई। ओके, इस फार्मूले को याद रखे रहिए। डेल्टा एस आ जाएगा एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा एस इक्वल टू 10/28 जो दिया हुआ है मॉलिकुलर वेट वो रख दीजिए, इनटू गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए 8.13314 होता है एल एन 4/1, 4 bi/1 bi। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/n। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, मैंने कर लिया है, तो 4.1 जूल पर केल्विन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 4 क्या करे, द फंक्शन विच रिमेन्स कांस्टेंट इफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कैरिड आउट आइसोबारिकली एंड आइसोथर्मली। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम देखें, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो पहला इक्वेशन कहता है, अगर आप देखेंगे देखिए, ये होगा डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी, जब क्या होगा आपका टेम्परेचर टी एंड पी क्या हो, कांस्टेंट हो, पहला। दूसरा देखिए, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस भी डी पी, इसमें क्या होगा टी एंड भी कांस्टेंट होंगे। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है डी एफ इक्वल टू भी डी पी माइनस टी डी एस, ठीक है, भी डी पी माइनस टी डी एस, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। एंड लास्ट कहता है डी जी इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी है, सब नोटेशन है, भी डी पी माइनस टी डी एस, इसमें टी एंड पी कांस्टेंट होंगे आपके। ओके,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइसोबारिकली, ओके, मतलब प्रेशर एंड आइसोथर्मिकली टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले इक्वेशन में हमें मिलेगा, सॉरी, गिब्स फ्री एनर्जी वाले में हमें मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वॉल्यूम भी। वॉल्यूम भी क्या देगा, अभी हमने बताया आपको जो डीजी होता है वो होगा वी डी पी माइनस टी डी एस। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस, तो ये भी दे देगा, ठीक है। अगर डेल जी प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कांस्टेंट एस पे, तो ये क्या देगा, भी देगा। तो देखिए इस ऑप्शन में कहीं पे भी एस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो हमें लगता है ये जो पहला ऑप्शन है जो डायरेक्ट टी लिखा हुआ है, उसको अगर आप यहाँ पे एस कर दें तो ये ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये मे बी BHU के पेपर की प्रॉब्लम होगी या फिजिक्स के साइड से जिसने ये पेपर टाइप किया उसकी प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक ये राइट ऑप्शन होगा डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है फर्मी लेवल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन। देखिए फर्मी एनर्जी होती क्या है, फर्मी एनर्जी कुछ है नहीं, ये हाइपोथेटिकल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। एट एनी टाइम इसका जो ऑक्यूपेशन होता है वो 50-50 होता है, डेट मीन 50% होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो थर्ड होगा सी 50% वो राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा द स्टडी स्टेट कंडीशन इन डिफ्यूजन आर गवर्नड बाय। याद रखे रहिए फिक्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो फिक्स का जो फर्स्ट लॉ बोलता है वही इससे रिलेटेड होता है, स्टडी स्टेट कंडीशन इन डिफ्यूजन इससे गवर्नड होता है। अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। तो जे इक्वल टू होता है इस पर माइनस डी डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे डी क्या होता है, डिफ्यूजन कोफिशियंट होता है, ये डी आपका डिफ्यूजन कोफिशियंट होता है। अब इसको माइनस डी डेल फाइव भी लिख सकते हो। तो फिक्स फर्स्ट लॉ इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा सी ऑफ मोनोटॉमिक गैस एटम इफ आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी दी जाती है वो एक्चुअली होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन जेड इंटू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डी। तो यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो 4 पाई सी ऑप्शन जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब वही राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी आप टिक कर लें। आगे बढ़ते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन इन जनरल। इसको टेम्परेचर जाने से पहले ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जाइए किस में होता है। तो ओरिएंटेशन जो पोलराइजेशन होता है वो एराइज होता है व्हेन देयर इज ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जहाँ भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के पोलराइजेशन में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, विथ इंक्रीज इन ओरिएंटल पोलराइजेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन जो पोलराइजेशन है आपका वो रैपिडली डिक्रीज होगा, ठीक है, रैपिडली फॉल्स करेगा। तो जो 9th ऑप्शन है आपका फॉल्स रैपिडली विथ टी इंक्रीजेज। अगर देखिए ओरिएंटेशन पोलराइजेशन अगर डिक्रीज करता है एट द सेम टाइम परमिटिविटी जो होती है उस पोलर मटेरियल की वो भी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इन जनरल डिक्रीजेज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 10 देखिए ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें एक फार्मूला लगाइए और प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। जो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल ई व्हेन ई माइनस ई एफ इक्वल टू के टी, की आपका बोर्ड्स में कांस्टेंट है। तो जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो होता है 1/1 माइनस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, राइट। तो ई माइनस ई एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, देखिए के टी दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप के टी पुट करेंगे तो के टी बाई के टी 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस ई टू द पावर 1। और इन जनरल ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, ये जानते रहिए आप। सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, याद रखिए 1 प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। तो इसको रख दीजिए, ई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 प्लस, इसकी वैल्यू लेता हूँ मैं 2.71, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 0.27 मिलेगा। तो ऑप्शन 4 विल बी द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.27। इसको आप मार्क कर लें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ 20 मिलीमीटर वेवलेंथ माइक्रोवेव। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमें पता है कि ई इक्वल टू होता है पहला एस सी बाई लेमडा और ई इक्वल टू क्या होता है एच इंटू न्यू। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बाई लेमडा, राइट। सी की वैल्यू आप सिंपली लग दें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लेमडा की वैल्यू 20 मिलीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻³ कर दें। इसको सॉल्व कर दें, जिसका जो आंसर आएगा 15 इंटू 10⁹ हर्ट्स आएगा। इसको 15 गीगा हर्ट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है द टोटल करेंट डेंसिटी जे इक्वल टू।
देखिए जो टोटल करंट डेंसिटी होती है ये जानते रहिएगा, ये दो चीज़ों का सम होती है। पहला जो फ्री चार्ज कैरियर है और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही राइट ऑप्शन होगा, सम ऑफ करंट डेंसिटी ड्यू टू द फ्री चार्ज कैरियर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए, ये क्लास 12 का प्रॉब्लम है। द कैपेसिटेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स विथ रेडाई ए एंड बी। ए और बी के अगर दो रेडियस हैं तो आप उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सिंपली सी इक्वल टू क्यू बाई बी से, राइट। जहाँ पे बी की वैल्यू आती है क्यू अपान क्यू, मतलब बी की वैल्यू देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है सी इक्वल टू क्यू बाई बी। अगर इसका पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल निकालना चाहें तो इसको आप रिप्लेस कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर आप करेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। इसको सॉल्व कर दें तो बी माइनस ए ऊपर चला जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए भी ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है देखिए फॉर ग्लास एयर इंटरफेस दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 और 1। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एक वेल नोन फार्मूला है, हमेशा याद रखे रहिए, इजी प्रॉब्लम है। ये होता है n2 माइनस एन वन अपॉन n2 प्लस n1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए n2 की वैल्यू आप 1.5 ले लीजिए और n1 की वैल्यू आप 1 ले लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 2.5 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 1/5 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 1/25, डेट मीन्स 0. अगर आप देखें 1/25 0.04। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, द टोटल एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इसको बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है गलत करके चले जाते हैं, उन्हें याद रहता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का होल स्क्वायर, तो वही टिक करके चले जाते हैं। यहाँ पे टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी आती है यूई जो आती है वो आती है 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है वो आती है B²/2 म्यू नॉट, 2 म्यू ले लीजिए। चलिए आप देखिए इन दोनों का सम होगा तो हमें क्या होगा, बी को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें फार्मूला एक पता है, बी इक्वल टू होता है सी इंटू ई, राइट। सी को लिख सकते हैं आप √1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बी स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा E²/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो इसको ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर कहीं भी पूछे तो आप ऑप्शन बी करेंगे ना कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए स्मॉल सरफेस एरिया ds इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय, देखिए ये सिंपल सा है, गॉस लगाइए, E.ds हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ ए गॉसियन सरफेस इंक्लोजेस नो चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए पॉइंट इनसाइड इट। देखिए अगर कोई गॉसियन सरफेस लें, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक देखिए क्या होता है, E.ds इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई चार्ज नहीं है तो E.ds की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। डेट मीन्स E की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर E की वैल्यू 0 है तो E इक्वल टू क्या होता है, -dB/dr। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बोला इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल 0 ये भी नहीं, नन ऑफ दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी 0, ऑप्शन ए को आप राइट मारें। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। देखिए एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इसमें जो तीन ऑप्शन है, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तीनों की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। केवल स्टेशनरी वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा स्टेशनरी वेव आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप टिक कर लें, ऑप्शन सी। 9 देखे द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेसिबिलिटी इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में पूछ दिया यहाँ पे आपको। तो देखिए यहाँ पे परमेबिलिटी एंड ससेसिबिलिटी CGS सिस्टम में जो रिलेशन होता है, आप इसको याद रखें, वो होता है म्यू इक्वल टू 1 + 4 पाई काई। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लॉरेंज यूनिट पूछा है, अगर आपने पढ़ा होगा लॉरेंज यूनिट 20th क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो इसका जो लॉरेंज यूनिट का जो वैल्यू आता है वो आती है EB/4πmec। तो ऑप्शन ए विल बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट,
ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है हमेशा बोर मैग्नेट्रॉन में जानते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जाने होता क्या, एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं एन आई ए। इसकी यूनिट जो होती है बोर मैग्नेट्रॉन में दी जाती है। तो ऑप्शन डी विल बी द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एट ए वेरी लो टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस बाई एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट, इडियामेटिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट, आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक साल्ट एंड आइसोथर्मल डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक साल्ट। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट वही सही है। क्यों? क्योंकि वेरी लो टेम्परेचर में ये क्या होता है, इसका अगर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जाने हम तो ये अप टू 240 केल्विन तक इसका रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है एज लो एज मच एज पॉसिबल, जो लोअर टेम्परेचर वो होता है 0.3 के। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। क्लास 12 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इन एन एलसीआर सर्किट विल ऑसिलेटिव, इसमें कंडीशन हमें बताना है। तो रेजोनेंस कंडीशन में एलसीआर सर्किट पे क्या होता है, याद रखे रहिए आप। अगर रेजोनेंस कंडीशन अगर आप लेते हैं तो होता है 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। याद रखिए ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इसको हम ग्रेटर देन 0 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आएगा आपका 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा और करिए, इसको आप ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेट 1/LC इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल आउट करिए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, याद रख लीजिए L/C इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। ओके, एल एक एल को मैंने इधर भेज दिया, एक एल से कैंसिल आउट करके मैंने एक एल को इधर भेज दिया। ठीक है, अब दोनों का अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट L/C इज ग्रेटर देन आर, आर इज लेस देन अंडर रूट L/C। तो देखते रहिए एक ही ऑप्शन है आर इज लेस देन अंडर रूट L/C, जो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे टिक कर लें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे दो चीज़ों का कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहा है। एक BHU MSc फिजिक्स का सोल्यूशन, और दूसरा जो मैंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, वो है आपको जेटली के क्वांटम मैकेनिक्स का सोल्यूशन, जिसका मैंने एक्सरसाइज 1.1 से 1.10 तक सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। वो आप जाएं मेरे चैनल पर, जो भी नए हैं आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी नीडी स्टूडेंट हैं उनको आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो कोचिंग क्लासेस एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो आती रहेंगी। तो जो भी मेरे चैनल पर बने रहे हैं वो प्रेस कर लें बेल आइकन को, कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।